हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं CDS 2020 के बारे में। और ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहा, बहुत से बच्चों ने पूछा कि आप इसके बारे में कुछ बताओ, क्योंकि मैंने खुद ही CDS एग्जामिनेशन 3 to 4 टाइम्स दे चुका हूँ ऑलरेडी एंड आई हैव क्लियर्ड द CDS एग्जामिनेशन। तो आई थिंक आई कैन गाइड यू इन हाउ टू क्रैक द CDS इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर। तो देखो यार, पहले जब भी हम किसी चीज़ को क्लियर करने की बात करेंगे तो पहले हम लोग उसका डिटेल में जानना जरूर समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द एग्जाम इज अबाउट। तो एग्जामिनेशन होता है हमारा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, विच मीन्स फॉर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी and officer training academy. There are 4 academies. Let me first tell you about them. The first one is AFA, that is Air Force Academy. The second one is IMA, that is Indian Military Academy. Alright. After that it's NA, that is Naval Academy. And after in the last it's OTA, Officer Training Academy. From IMA and OTA. IMA आपका होता है मेनली आर्मी के लिए, OTA is also for army, but with the difference that it is for short service commission. And this is your permanent commission. तो only difference is this. Now अब हम लोग बात कर रहे हैं कि देखो ये एग्जाम क्लियर करके आप लोग इन अकेडमीज में जा सकते हो। तो डेफिनेटली आप पूछना चाहोगे कि यार इन अकेडमी में जाके हम लोग करेंगे क्या। तो इन अकेडमी में जाके आपकी रैंक्स होंगी कुछ, और द फर्स्ट रैंक यू विल गेट इन AFA इज योर फ्लाइंग ऑफिसर. Whether you are in flying branch or in admin or in logistic, you will be called an officer with flying officer. एक रैंक हो गया आपके, that is your Air Force rank. IMA में जाओगे तो what will be you? You will be the lieutenant or lieutenant, whatever you want to say. Okay, ठीक है? In NA you will be sub lieutenant, right? First rank is your sub lieutenant in NA, and in OT also will be lieutenant. But again I will say it's short service commission, which simply means you have to serve for 10 years maximum. But as per your performance you will get +2. There are 2 tests आफ्टर परफॉर्मेंस. आप देखेंगे आपके स्केल परफॉर्मेंस का, आपने अच्छा काम करा, दे गिव यू +2 एक्सटेंशन, देन +2 एक्सटेंशन. ऑलराइट, तो ये करोगे आप CDS को क्लियर करने के बाद. ये 4 अकेडमी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि आप विजन तो हो कि कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं. अब यहाँ पर ये ऑफिसर तो नाम लिख दिया, आधे बच्चों को पता भी नहीं होते कि व्हाट ऑल दीज ऑफिसर्स डू एंड व्हाट आर दीज कॉल्ड. तो ये हमारा जितना भी डिफेंस बैकग्राउंड है उसमें हाईएस्ट आपकी जो रैंक होती है जहाँ पर कोई भी बच्चा जा सकता है, ठीक है ना. तो ये वो हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक है. एंड ऑब्वियसली एंट्री के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं. डेफिनेटली हाईएस्ट रैंक इज अ जनरल, बट एट द एंट्री पॉइंट जो आप हाईएस्ट जा सकते हो, विच दिस इज दीज रैंक्स. ऑलराइट, अब इन सब की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम और एक बता सकते हैं. व्हाट इज दिस? इज योर क्लास A गजेस्टेड ऑफिसर्स. यू नो यू हैव टू साइन इट, अपने डॉक्यूमेंट्स को साइन कराना होता है डेफिनेटली. तो वो गजेस्टेड ऑफिसर्स हमारे होते हैं. तो क्लास A गजेस्टेड ऑफिसर्स हमारे बनते हैं CDS एग्जामिनेशन से, ठीक है ना. तो डेफिनेटली अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो बल्ले बल्ले तो है ही. अराउंड 10 लाख, 8 से 10 लाख बच्चे इसको हर साल अटेम्प्ट करते हैं. एंड आउट ऑफ देम ओनली 7,000 या 5,000 बच्चे क्लियर कर पाते हैं, जबकि एग्जामिनेशन बिल्कुल टफ नहीं है. द इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी बच्चों की गड़बड़ा जाती है, इस वजह से वो रुक जाते हैं. लेट्स सी, थोड़ा सा इसमें डिटेल देखते हैं. तो हमारे एग्जामिनेशन में CDS के मैक्सिमम 3 पेपर्स होते हैं. ओके, if you want to go for AFA, IMA or OTA, sorry not OTA, if you have to go for AFA, IMA and NA, for these 3 you have to attempt all the 3 papers. Every paper is of 2 hours, duration 2 hours. तो ज़्यादातर क्या होता है आपका पेपर, जो पहला पेपर होता है आपका, that is from your 8 to 10. The next is from 11 to 1 and again the next is from 2 to 4. यही ज़्यादातर रहता है. अगर कुछ चेंज होता है तो ज़्यादा इतना होता है कि 9 to 11 कर देते हैं, 12 to 2 कर देते हैं एंड 3 to 5 कर देते हैं. इससे फालतू कुछ चेंज नहीं होता. यही आपका रहता है हर बार CDS का. ऑलराइट, 2 hours एग्जामिनेशन रहता है आपका. 2 घंटे आपके हर पेपर को मिलते हैं. इंग्लिश 2 घंटा, GK 2 घंटा एंड मैथमेटिक्स भी 2 घंटा. तो ऐसा क्या होता है कि यार बच्चे 120 क्वेश्चन मिले हैं इसमें, 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको इसमें एंड 100 क्वेश्चन आपको इसमें मिलते हैं. तो जब मैं देखूँ इसमें तो आपको स्कोर कितना करना है ना, अभी हम कट ऑफ तो बाद में देखेंगे हर एक अकेडमी की, पर अब आपको बता दूं कि मिनिमम रिक्वायर्ड क्या है. देखो CDS में होती है सेक्शनल कट ऑफ. ऑलराइट, CDS में होगी आपकी सेक्शनल कट ऑफ. बाय सेक्शनल कट ऑफ व्हाट आई मीन इज, इन इंग्लिश मिनिमम जो आपको स्कोर करना है
दैट इज आउट ऑफ 100 यू हैव टू स्कोर 20. In GK you have to score 20 and in mathematics you have to score 20. आपको मिनिमम 20 मार्क्स चाहिए सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए. तो बच्चों की जो स्ट्रैटेजी रहती है ज्यादातर की, जिसकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है वो सोचता है कि यार 70-80 इसमें स्कोर कर लूंगा, इंग्लिश में 70 कर लूंगा, जीके में 20 कर लूंगा. तो ज्यादातर स्ट्रैटेजी से गड़बड़ हो जाती है. नोबडी थिंक्स, अब जीके वाला बच्चा क्या सोचेगा, जीके में 50 कर लेता हूँ, इंग्लिश में 70 कर लूंगा, मैथ्स में 20-30 कर लूंगा. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू बैलेंस एवरी सब्जेक्ट. ज्यादातर लोग आपको ये बोलेंगे कि सजेस्ट करेंगे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स ही करते रहो, 70-80 में स्कोर कर लो, जीके में मिनिमम स्कोर कर लो. जस्ट थिंक अबाउट इट कि यार तुमने जीके पढ़ी 25 के लिए, ठीक है ना, यू हैव स्टडीड फॉर 25. सपोज आपने 25 मार्क्स के लिए पढ़ी. अब आप जानते हो कि पेपर में जरूरी नहीं कि आपके 25 आ ही जाए. खुद मेरा 2 बार ऐसा हुआ था कि 19.5 पे अटका था. जस्ट थिंक आई वाज स्कोरिंग good marks. I was scoring 75 in mathematics and in English I was scoring 70. Still I got rejected. Why? In examination clear नहीं हुआ क्योंकि GK में 19.5 थे मेरे. तो think 0.5 का डिफरेंस आपको एग्जामिनेशन से एक स्टेप पीछे ले आता है. कहाँ मैं actually it was very good marks in CDS examination 70 and 75. लेकिन यहाँ पर ये 19.5 के चक्कर में पूरा का पूरा गेम खराब हो गया था. तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका वीक पोर्शन है उसमें वर्क करो. एटलीस्ट थिंक अबाउट 30 to 40 मार्क्स मिनिमम. अब ये सब बोलेंगे कि 30-40 मार्क्स जीके बनाना बहुत डिफिकल्ट है. आई नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बट द डे यू विल थिंक अबाउट 30 to 40 यू विल गेट 25 to 30. दैट इज फॉर श्योर. अब आप 60-70 सोचोगे तब आपको कहीं जाके 30-40 के बीच में मार्क्स लाए करेंगे या 40 से थोड़ा सा ऊपर 45 तक जाओगे. यूपीएससी की जीके से इसका आप देख रहे हो, इसकी जीके को यूपीएससी की जीके से हमारा इक्वलाइज किया जाता है, देख कंपेयर किया जाता है. समझ रहे हो, कंपैरिजन उस चीज से हो रहा है जो कि एक्चुअली टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है आपका. तो डेफिनेटली यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, कॉन्सेप्ट चेक करेगा. तो आपको रखना है कॉन्सेप्ट क्लियर और अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि मिनिमम 20 तो नहीं समझना, आपको समझना है मिनिमम 30. यू हैव टू स्कोर 30 इन एवरी सब्जेक्ट. अब मैं इंग्लिश की बात करता हूँ सबसे पहले क्योंकि ये इजीएस्ट पार्ट है और सब बच्चे लगभग स्कोर कर लेते हैं. हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली बताऊंगा कि कैसे आप इजीली स्कोर कर सकते हो. ओके, टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है पेपर का पूछने का. वही क्वेश्चन, उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अब तो इनफैक्ट पैटर्न काफी इजी हो गया है, बीच में थोड़ा इन्होंने टफ कर दिया था. ओके, तो वो बताऊंगा कहाँ इजी कहाँ टफ. पहले तो हम बात कर लेते हैं इंग्लिश में. सबसे पहला पार्ट होता है स्पॉटिंग एरर्स क्वेश्चन. अब जिस भी बच्चे ने ग्रामर पढ़ी है वो इस पार्ट को बहुत इजीली कर लेगा क्योंकि उसको सेंटेंस दिखते ही पढ़ते ही पता चल जाता है कि यार दिस इज एरर, यहाँ पर बी या सी में एरर है, आई विल गेट दैट. तो इसमें आपका क्या होता है, आपको 4 तरह के ऐसे एरर मिलेंगे, ए बी सी डी. सपोज कोई भी सेंटेंस आपका है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, किस पार्ट में आपको लगता है एरर है उस पर आप टिक कर दो एंड यू हैव टू फिल योर ओएमआर शीट अकॉर्डिंगली. राइट. स्पॉटिंग एरर्स तो आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रामर बेस्ड है. जिस बंदे ने ग्रामर कर ली स्पॉटिंग एरर्स क्वेश्चन डन फॉर श्योर. ये बहुत इजी होते हैं, सीडीएस का लेवल इंग्लिश का बिल्कुल इतना ज्यादा नहीं है. अगर आप थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे स्पॉटिंग एरर्स की, यू विल गेट थ्रू इट. द सेकंड इज सेंटेंस अरेंजमेंट क्वेश्चंस. ये काफी बच्चों का रुकता है क्योंकि क्या होता है इसके अंदर कि हमारा सेंटेंस को हम लोग को ऊपर से नीचे, इसको हम लोग क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है हमको, क्लोज टेस्ट इन व्हेन सेंटेंस होता है, पैराग्राफ होता है पूरा का पूरा, उसको हम लोग अकॉर्डिंगली लगाना होता है. तो अगर आप में थोड़ा सा भी आप उस टाइम सेंसिबल एक्ट कर रहे हो और आपको पता है कि यार एक काम को करने की ड्यूरेशन क्या होगी, जैसे अगर मैं बात करूं चाय बनाने की, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले पानी उबालने रखोगे. राइट. उसके बाद आप चाय पत्ती डालोगे, उसके बाद आप चीनी डालोगे, चाय पत्ती चीनी को तो साथ में डाल दी. इसके बाद आप उसको बॉईल पूरा करोगे, फिर छानोगे, उसके बाद ग्लास को लेके आओगे. तो ये सेंसिबल बात है. अब इसको मैं किसी बॉर्डर में लगा दूं, आप लोग उसको सही कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि कहाँ से क्या हो रहा है. सीडीएस इसी बात का फायदा उठा लेता है. वो सोचता है कि बच्चों को ज्यादातर इंग्लिश की बातों का नहीं पता होगा कि किसके बाद क्या आना चाहिए. अगर आप उस टाइम ध्यान से रीड करो और आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट करो तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लोज टेस्ट क्लियर हो जाएगा फॉर श्योर. ऑलराइट. और ये बहुत कंफ्यूजन, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन डालते ही नहीं वो लोग, काफी इजी रहता है ये पार्ट भी आपका. तो अगर आप इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, सपोज आप 10 क्वेश्चन भी डेली कर लोगे ना, तो आपके लिए मोर देन इनफ है. अभी से मैं बात कर रहा हूँ, अभी से. जो बंदा अभी कुछ नहीं पढ़ के बैठा, ये उसके लिए भी है कि अभी स्टार्ट करोगे इतना इतना तो डेफिनेटली जल्दी काम हो जाएगा. फिर आते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे. सिनोनिम्स एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका सेंटेंस के अंदर पूछा जाता है, बड़ा इजी पार्ट है. थोड़ा वोकैब इंक्रीज करो.
डेली लाइफ देखे करो, आराम से इजीली क्रैक कर लोगे। द सेकंड इज सिलेक्टिंग वर्ड्स, ये आपका फिर से ग्रामर बेस्ड है। अगर बच्चों ने ज्यादा सेंटेंसेस पढ़े होंगे, एग्जांपल्स पढ़े होंगे, इजीली आप सिलेक्ट कर पाओगे कौन सा वर्ड करेक्ट बैठेगा आपके सेंटेंस के अंदर। ओके, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस योर क्लोजेस्ट, देन योर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन आपका बहुत इजी होता है, एक पैराग्राफ मिलता है, यू हैव टू फाइंड आउट आंसर्स फ्रॉम दैट ओनली, इट्स वेरी इजी पार्ट, जस्ट प्रैक्टिस इज। अगर आप डेली एक या दो भी कर लोगे दैट इज मोर देन इनफ। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये आपका जंबल वर्ड्स है जो आप बचपन से करते आए हो। सेंटेंस की सेंस बननी चाहिए, जंबल वर्ड्स में बस इतना ही मांगता हूं आपसे। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन में आपको फिर से वही सिलेक्ट करने होते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। तो टेंस अच्छे से पढ़ लेना, इसमें बहुत जरूरी है। आप एक्टिव पैसिव अच्छे से पढ़ लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आइडियम्स एंड फ्रेजेस या आइडियम्स एंड फ्रेजेस को जो बोलना बोल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको मिलते हैं 10, अगर आप इजीली, मैं बताता हूँ, इसमें से इजी होते हैं 4 और 6 होते हैं थोड़े मीडियम लेवल के। जो बच्चा पढ़ता है डेली और जिसको पता है आइडियम फ्रेजेस के बारे में, वो 10 के 10 में अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन जो बंदा नहीं कर रहा, तो नेगेटिव में नहीं जाना, 4 है ना, तो एज आप 6 कर लो, 2 के लिए एफर्ट कर लो। डेली 5-4 जो आपको लगता है सुन लो। याद करने की ऑब्वियसली इतनी किसी की एबिलिटी नहीं होती कि वो याद कर ले, डेली 2 याद कर ले, 4 याद कर ले, भूल जाओगे आप कुछ दिनों बाद। तो बस सुन लो, ज्यादातर तो समझ आ जाता है सुन के। रिलेट कर लो लाइफ से, एक एग्जांपल ले लो रियल लाइफ, अपने लाइफ के अंदर, कि इस टाइम पे मैं ये बोल सकता था, और उसको एक दो बार बोल दो। जब आप बोल दोगे वर्बली, तो आपको ये 2 क्वेश्चन और अच्छे से आ जाएंगे। और आपका इंग्लिश का पोर्शन, आई गारंटी इफ यू आर डूइंग ऑल दिस, आउट ऑफ 100 यू कैन इजीली, मतलब एक हिंदी मीडियम का बच्चा सिर्फ आज से पढ़ना शुरू करे इसको, यू कैन इजीली गेट 60 to 70 मार्क्स वेरी इजीली। और मैं सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर अ हाईएस्ट, यू कैन स्कोर 90 ऑल्सो इन इंग्लिश। तो अपने आप को हाईएस्ट पे रखो, ताकि कट ऑफ का कोई बिल्कुल ही दिक्कत ना मचे आपके लिए, ठीक है ना। 60-70 इज मिनिमम। अगर आप इतना करो, दैट इज एक्चुअली मोर देन इनफ फॉर क्लियरिंग सीडीएस। बट इफ यू वांट रैंक 1, रैंक 1 to 10, तो आपको स्कोर ज्यादा करना पड़ेगा फॉर श्योर। इंग्लिश इज योर इजिएस्ट पार्ट, वो हमने देख लिया। द सेकंड इज योर जीके, जो अब तक का बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि जीके में क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स है, तो दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर 25 क्वेश्चंस। लेकिन फिर मैं वही सजेस्ट करूंगा कि 25 मत सोचो। 25 तो जो साइंस मीडियम का बच्चा है वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 25 क्वेश्चन कर सकता है। ये 25 क्वेश्चन साइंस के आते ही आते हैं। और ऐसा नहीं कि साइंस मीडियम का बच्चा है तो उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा पॉलिटी का, बिल्कुल आइडिया नहीं होगा हिस्ट्री का, उसको थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है। ऊपर से आप करंट अफेयर्स कर लेते हो तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके यहीं से निकल जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखो कि ये सारा मैं एक बताता हूँ। इकोनॉमिक्स की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं इकोनॉमिक्स में। आपका कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम आते हैं, आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं कई बार। सपोज रेपो रेट, रिवर्स रेपो ये पूछ सकते हैं, तो आप डेली इसका थोड़ा देख के रखें कि पर मंथ क्या चल रहा है आपका। ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो, जितनी भी आपका होता है इनको एक बार रीड आउट कर लें। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स की बेसिक्स पढ़ लें, बैंकिंग हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और थोड़ा बहुत आपका बेसिक इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं, बहुत ऊपर से, ताकि अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल बेस्ड या ग्राफ बेस्ड तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। फिजिक्स में आपको फिर से वही बोलूंगा, जो साइंस का बच्चा है उसको फिजिक्स में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो नहीं है वो कुछ ना करे, 9th 10th तक की एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ ले, फिजिक्स पूरी क्लियर है बिल्कुल आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। करंट अफेयर्स आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे, लेकिन नहीं भी आते तो कोई बात नहीं। करंट अफेयर्स आप सिंपली अवेयर हैं अपने आसपास के एरियाज में, कौन से अब तक किसी को क्या क्या प्राइज मिले हैं, कौन सा नोबेल प्राइज विनर रहा है, किसने कौन सा स्पोर्ट जीता, क्या क्या अपॉइंटमेंट रहे हैं, ये सब भी आपको अगर नॉलेज है तो आप करंट अफेयर्स वाला पोर्शन बहुत इजीली कर लोगे। आती है बात पॉलिटिक्स की, ज्यादातर क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आपका कॉन्स्टिट्यूशन उठा लेता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपका मेन थोड़ा आपको पता होगा, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट्स का आपका मेनली, गवर्नर का और स्पीकर का और सीएजी का। तो ये जो आपके होते हैं इनको अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो पॉलिटी के अराउंड 19 क्वेश्चन रहते हैं आपके, 19 से 21, ठीक है ना। तो 19 में से यू कैन गेट टू द लेवल ऑफ 10 to 12 इजीली, राइट। फिर आती है आपकी सोशियोलॉजी, ये इतना कुछ खास नहीं है, इसमें आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको आप स्किप भी कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, मिडिवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पैटर्न से मिडिवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सीडीएस में ही नहीं बाकी एग्जामिनेशन में भी। ज्यादातर लोग क्या कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़कर चले जाते थे, मिडिवल छूते भी नहीं थे।
तो कई बार ऐसा हुआ है कि मेडिवल हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस उठे हैं। लास्ट टाइम भी जब मैं खुद एग्जामिनेशन देने गया था, मेडिवल हिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चंस आए थे। तो यू शुड स्टडी अबाउट मेडिवल हिस्ट्री, खासकर दिल्ली सल्तनत और उससे थोड़ा साउथ का चोला, चेरा, पांड्या वाला थोड़ा सा पढ़ लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एज पर हिस्ट्री इज कंसर्न। डिफेंस रिलेटेड अवार्ड, ये ध्यान रखना जरूर, सारे आपके अवार्ड्स डिफेंस में किस किस को कौन सा मिला है ध्यान रखना। करंट अफेयर डिफेंस के देखना कि कौन सा मिसाइल कब क्या लॉन्च हुआ है, कहाँ क्या हुआ है, कौन से टैंक से लॉन्च हुआ है, अभी हाइपरसोनिक जो हुआ है वो कहाँ लॉन्च हुआ था, सब कुछ थोड़ा बहुत रखना। अभी आपकी बीएसएफ की गन भी चेंज हो रही है, AK-2003 आ रही है, तो उसको भी ध्यान रखना कि कहाँ बन रही है, उसकी फैक्ट्री अमेठी में बन रही है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं आप ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने फिजियोलॉजी ठीक से पढ़ी, फिजियोग्राफी नहीं, फिजियोग्राफी आपने ठीक से पढ़ी हुई है, और ज्योग्राफी में अगर मैं एक और चीज बताऊं आपको तो रिवर सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम मेनली, आपका ड्रेनेज सिस्टम आपको ढंग से पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा आपका क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से बन सकता है वो बन सकता है आपका ट्रांसपोर्ट पे और आपके पासिस पे। बेसिक क्वेश्चन, माउंटेन पास, माउंटेन रेंज, आपकी डेमोग्राफी पूरी, आपका मानसून, और अगर आपने ड्रेनेज कर लिया तो दैट दीस क्वेश्चन आर मोर देन इनफ फॉर ज्योग्राफी, राइट। और इसी में आपका एनवायरनमेंट भी कंटिन्यू हो जाएगा, इतना इसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स, आपको फुटबॉल का बहुत आइडिया होना चाहिए, जनरली फेवरेट हो चुका है इन द फुटबॉल। ये नहीं कहूंगा सिर्फ फुटबॉल, लेकिन हाँ फुटबॉल से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसने सबसे ज्यादा स्कोर करे, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन जीता, कौन सेकंड था, फर्स्ट रनर कौन था, ऐसे पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आप मिस ना करो, ठीक है। स्पोर्ट्स में आपको एक और तरह का क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई पर्सन कि किस स्पोर्ट्स से है। उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि 2016 और 12 से लेकर 20 तक के जो आपके मेन हुए, जैसे एक कॉमनवेल्थ हुए हैं, एक ओलंपिक्स हुए हैं, जो हुए हैं, उनके अंदर किसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, कौन फ्लैग बेयरर था, ठीक है, और किस किस स्पोर्ट में था, और कौन सा मेडल जीता। इफ यू हैव दैट मच नॉलेज तो स्पोर्ट्स का पोर्शन आराम से क्लियर है आपका, राइट। बायोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपका, 10th तक की बायो होती है, सेल आपको ठीक से टिश्यू आता है अगर सेल आता है, और थोड़ा बहुत एनिमल किंगडम हल्का बहुत जो क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। केमिस्ट्री में आपका अगर हम देखें तो केमिस्ट्री मैंने बताई थी, इसमें आपका एसिड वगैरह ठीक से पढ़ लेना, ऑलराइट। फिर कल्चरल की बात करें तो कल्चरल में आपका सिंपल क्वेश्चन आता है कि ये शेप अगर आपकी मॉन्यूमेंट की है तो किसने बनाई थी, तो ये क्लियर कट आइडिया अगर आप देखते ही हो कि अगर आप ऊपर से राउंडेड शेप है तो ज्यादातर मुगल्स ने बनाई है, दिल्ली सल्तनत वालों ने ऊपर ऐसा डोम शेप बनाया था, बट 90% मुगल्स का इरादा था हमारा डोम शेप का स्ट्रक्चर, तो कोई भी ऐसा डोम शेप स्ट्रक्चर आता है तो आप बता सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत मॉन्यूमेंट्स की नॉलेज रखना, हमारे जितने भी आसपास के डांसेस हैं इनको पढ़ लेना, आपकी ट्राइब्स मेनली इनको पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। एक क्वेश्चन जो पक्का ही पक्का आएगा जीके में, दैट इज योर स्टेट कैपिटल, स्टेट कैपिटल एंड, ये तो आपकी इंडिया के लिए था ज्यादातर, अब इसमें से नहीं आते, पहले आते थे। अब जो इनका फेवरेट हो चुका, जो वन क्वेश्चन पक्का आएगा, दैट इज योर कंट्री एंड इट्स कैपिटल। अगर आपने कंट्री कैपिटल कर लिया तो वन क्वेश्चन इज फॉर श्योर, और ये हर बार ही आएगा। दिस इज 100% गारंटी कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक ना एक कंट्री आएगी और उसका कैपिटल पूछेगा, और ऐसी कंट्री आएगी जिसका आपने बिना, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन वो करंट अफेयर्स में जरूर होगी, किसी ना किसी रीजन से। वो वर्ल्ड न्यूज जो आप पढ़ते हो हिंदू में या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में, उस वर्ल्ड न्यूज में वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगी, आप ध्यान नहीं देते हो बस कि डिटेल में कि यार एग्जैक्टली इसकी कैपिटल कौन सी है, और आप वहां बैठे कंफ्यूज होगे। तो ये बहुत लॉजिकल चीज पूछता है अवेयरनेस में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स को पूछ लेगा, वो हमेशा वही पूछेगा जो लॉजिकली अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो इफ यू आर अवेयर अबाउट योर प्रेजेंट, देन यू कैन इजीली क्रैक द जीए पोर्शन एंड इजीली गेट 30 to 40 मार्क्स, आसानी से मिल सकता है अगर आप अपने पास से अवेयर हो, और अवेयरनेस के अराउंड ही क्वेश्चन चलते हैं, इसमें से कुछ बाहर से नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं डरना, इजीली आप 30-40 स्कोर कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। मैथमेटिक्स की तो बात ही अलग है, यू कैन, मतलब आप देख रहे हो कितना, इसका तो सिलेबस भी काफी ज्यादा है, लेकिन आप देखोगे ना, सिलेबस में पूरा बताऊंगा तो आप देखोगे यार कि कितना बेसिक था। देखते हैं अलजेब्रा पे, अलजेब्रा में क्या क्या आएगा, HCF, LCM, रिमाइंडर थ्योरम, आपकी पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ग्राफिकल सॉल्यूशंस हो गए, आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई, आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लीडिंग टू, और आपका ये लैंग्वेज सेट नोटेशन, रेशनल एक्सप्रेशंस, ये तो इतना आते भी नहीं, खैर मेनली आपके ऊपर के इतने में से ही क्वेश्चन टपकते हैं, और यहाँ 5-10 क्वेश्चन आपका अलजेब्रा उठा ही लेता है इजीली। अलजेब्रा का प्रैक्टिस आप, मैं बोलूंगा पर्सनली प्रीवियस ईयर से करो, ज्यादा बेटर रहेगा, यू विल गेट टू नो कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जब प्रीवियस ईयर हो जाए तो उसका रिलेटेड एक सैम्पल पेपर उठा के कर लेना, मोर देन इनफ फॉर योर अलजेब्रा।
इसमें कुछ खास इतना फॉर्मूले भी नहीं होते जो आपको याद करने पड़े। अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक में तो आपको पता ही है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, जितना भी आपका है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, फंडामेंटल ऑपरेशंस, बहुत बेसिक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेसिमल, एलिमेंट्री नंबर थ्योरम, प्राइम एंड कंपोजिट, एचसीएफ अगेन, यूक्लिड्स, इतना नहीं आएगा ये नीचे से। एक एल्गोरिथम क्वेश्चन, एक लॉगरिथम आ जाता है यूजुअली, एक लॉग का थोड़ा सा एक बेसिक फॉर्मूले पढ़ लेना, ज्यादा डिटेल नहीं बोलूंगा, बेसिक फॉर्मूले पढ़ लेना ताकि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है ना। ये बहुत इजी पोर्शन है। इसमें एक क्वेश्चन आता है आपका पावर बेस, जैसे आपको पूछेगा कि 1098 की पावर 1432 है, तो आपका यूनिट डिजिट पे क्या होगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप बोलोगे तो आपको क्लासेस में थोड़ा सा बता दूंगा अबाउट मैथमेटिक्स। अभी आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ कि क्या क्या आता है और कैसे हम डील करना है, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्वेश्चंस में। दिस इज अ शॉर्ट लेक्चर। देन अगेन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ इसको करने की, सिंपल सी। यू हैव टू जस्ट देखो ये ट्रिक काम करेगी 60 to 70% क्वेश्चन में काम करेगी। भले ही वो प्रूव हो, भले ही वो चेक करना हो कि इक्वल नहीं है, भले ही वो मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो। यू कैन पुट एंगल, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर आप थीटा को पुट कर देते हो ना तो आपका आधा क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाएगा। मतलब जब तक आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट ना दिया ट्रिग्नोमेट्री का, 90% क्वेश्चन आपके थीटा पुट करके निकल सकते हैं। अब आप साइन को पुट करोगे तो ऑब्वियसली आप देखोगे साइन थीटा कहाँ पुट करना चाहोगे, 90 पुट करना चाहोगे या 0 पर, 0 ही रहता है तो ज्यादातर 0 नहीं पुट करना चाहिए, 90 पुट कर लो तो यू विल गेट साइन 91। ईजी हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन करना। कॉज में बात करो तो कॉज 0 पुट करना प्रेफर करोगे, tan तो 45 करना प्रेफर करोगे। अब एंगल आपके ऊपर है, कुछ भी एंगल आप पुट कर लो, बेस्ट देखना कौन सा बैठता है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब सपोज साइन और कॉस दोनों है तो पहले 90 चेक करो। 90 करने के बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 ना बने। डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो गलत हो जाएगा, तो ध्यान ये रखते हुए एंगल ऐसा पुट करो कि डिनोमिनेटर में 0 ना बने, ठीक है। ट्रिगो क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे हो जाएंगे, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसको मैथ्स नहीं आती। जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है आती है बेटा, फॉर्मूला पढ़ते जाओ, आराम से क्लियर है ट्रिगो। बट यू ऑल्सो प्रेफर थीटा पुट कर लो, क्योंकि यार पेपर में इतना टाइम कहाँ ही होता है, 2 घंटे में आप टू डू 100 क्वेश्चंस। यू एवरेज आपको 2.2 मिनट मिलता है आपको इजीली, तो इतने में आप कहाँ इतना दिमाग लगाओगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पुट थीटा एंड गेट योर आंसर। ज्योमेट्री में आपका फिर से वही लाइंस एंड एंगल्स बहुत इजी होता है। प्लेन फिगर, सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती आपकी, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी क्यों आएगी। हाँ, आपसे कॉन्ग्रुएंसी का रूल पूछ सकता है एक क्वेश्चंस में कि स्टेटमेंट दे देगा एंड विल आस्क यू कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, या 1 है, 2 है, बोथ है या कोई भी नहीं है। तो उसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए, सॉल्व करना बेशक ना आता हो, ठीक है ना। अब इन सब के बाद आपका आता है मेंसुरेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। 3D और 2D दोनों के लिए फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। फॉर्मूलेज याद हैं, आप मेंसुरेशन बहुत इजीली कर लोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो आपके 9th 10th में आते थे कि अगर ये ग्राउंड है, इसकी आपको डायमेंशन दे दिया है, आस्क यू कितने मीटर की फुटपाथ है, क्रॉस बना रही है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस। आपसे इतने इजी क्वेश्चन पूछेगा वो, इतने इजी। या ऐसे पूछ सकता है कि स्क्वायर था, मैंने साइड बढ़ा दी 5%, अब चेंज्ड एरिया क्या होगा, पहले से कितना एरिया में चेंज आएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसी लेवल के, तो आप देख सकते हो मेंसुरेशन में आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। देन आपका स्टैटिस्टिक्स आता है। मैं बोलूंगा ये ना बराबर है, इसको आपने पढ़ा नहीं पढ़ा आप बहुत इजीली कर लोगे, सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए, मीन मीडियम मोड के फॉर्मूले पता होने चाहिए, और 1-2 क्वेश्चन आपको एक्सवाई के करने आने चाहिए। एक्सवाई से मेरा मतलब है कि आपको अगर सीरीज दे रखी हो 1 2 3 5 8 11 x 10 ऐसी कोई सीरीज है आपके पास, तो यू हैव टू फाइंड x एंड मीन इज गिवन 3.5। तो इतना आपको आना चाहिए कि मीन गिवन है और x निकालना है, और अगर आप x और y दो दे रखे हैं तो दोनों निकालने आने चाहिए। फिर 2 चीज गिवन होंगी आपको, मीन भी होगा शायद से और मोड भी होगा, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग। और एक रिलेशन आप याद रखना मीन मीडियन मोड का, जो कि बहुत बार काम आता है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन निकालने के लिए, ठीक है। बाकी मैं बताऊं आपको मैथ्स के लिए भी आप प्रीवियस ईयर कर लोगे। देखो सीडीएस को क्रैक करने का बड़ा इजी मेथड ये है कि आप प्रीवियस ईयर पे वर्क करो। जितना आप प्रीवियस ईयर कर लोगे, 4-5 साल के उठा के कर जाओगे मैथ्स के, आई डोंट थिंक सो यू कैन इजीली। मैथ्स में आप 50-60 मार्क्स बहुत प्यार से स्कोर कर सकते हो यार, खाली प्रीवियस ईयर करके भी आप इससे ज्यादा कर लोगे। मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ, बाकी मैं एक एवरेज बच्चे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो कि स्पीड पे भी इतना काम नहीं करने का टाइम, क्योंकि अब से आप काम करोगे तो स्पीड वर्क नहीं कर पाओगे। तो स्टिल इफ यू आर गोइंग फॉर मैथमेटिक्स एंड यू आर डूइंग प्रीवियस ईयर, you can easily score 50 marks, और 50 marks in CDS is actually very high। जब मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा you will get to know this, ठीक है ना।